जी, आवाज़ आ रही है? आ रही है। अमृता जी हैं, हरिराम मीणा साहब हैं, डॉक्टर DM मिश्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आ रही है आवाज़, मीणा साहब ने लिख दिया है। तो अमृता जी शुरू करें? जी जी जी, ठीक है। अशोक राही जी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। राजस्थान फोरम किशोर जी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार सभी को नमस्कार करता हूँ, सभी का अभिवादन करता हूँ। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। 5 मिनट ऊपर हो गए हैं, क्षमा चाहता हूँ। दरअसल ये आयोजन राजस्थान फोरम के अंतर्गत हो रहा है। इसका शीर्षक दिया है आदरणीय विश्व मोहन भट्ट जी ने, जो बहुत बड़े कलाकार हैं, संगीतविद हैं, चतुरंग। चूँकि कला के कई अंग होते हैं, इसलिए चतुरंग शब्द बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कलाकारों के लिए, ख़ास तौर से इस लॉकडाउन में उन कलाकारों के सहयोग के लिए यह आयोजन हो रहा है जो थोड़ा मतलब परेशानी में है। तो ये अच्छी बात है। और सभी विधाएं इसमें हैं, संगीत भी है, साहित्य भी है, चित्र भी है, मूर्ति भी है, स्थापत्य भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, स्थापत्य कला भी होगी। तो मित्रों, मैं भी स्वागत करता हूं और आपको नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। इसमें मुझसे कहा गया है कि मैं अपने बारे में स्वयं ही बताऊं, मेरी अपनी रचना यात्रा, मेरी अपनी जीवन यात्रा, उसके माध्यम से मैं बातों को स्वयं रखूं। हालांकि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मैं अपने बारे में स्वयं कहूं। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में अंगद के मुंह से कहलवाया है, अपने मुंह तुम आपन करनी। अंगद कहता है, अरे रावण, तू अपने मुंह से अपनी ही करनी कहता है, और तूने एक आध बार नहीं, लाखों बार तू कहता है कि मैं इतना वीर हूँ, मैं इतना प्रतापी हूँ। तो हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें दरअसल अपने बारे में बहुत लोगों ने कहा नहीं है, स्वयं नहीं कहा। इसका हालांकि नुकसान भी हुआ कि सही तरह से इतिहास लेखन में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ अपने बारे में कहने की परंपरा नहीं रही है कि अपने बारे में स्वयं कहे। ये उस समय तक नहीं रही जब पुराना समाज था, वो लोग झिझकते थे अपने बारे में कहने में। लेकिन अब तो साहब अपने बारे में ही सबसे ज़्यादा आदमी कहता है और किसी दूसरे के बारे में कहता ही नहीं है। जब आप अपने बारे में स्वयं कहने लग जाएगा तो फिर दूसरों के बारे में नहीं कहेगा। हम बहुत सी शिकायत करते हैं कि साहब अपने बारे में ये कहते हैं, तो आपने सिखाया ही ये है हर आदमी अपने बारे में कहे। तो ये हमारी परंपरा नहीं है। अपने मुंह से जो बात कहता है, स्वयं अपनी बड़ाई करता है, स्वयं अपने बारे में कहता है, तो ये समाज में कोई बहुत बड़ा संदेश इसका जाता नहीं है। लेकिन आधुनिक सभ्यता में जो वैयक्तिकता को खास जगह दी गई है, क्योंकि पुराना जो समाज होता था, उस पुराने समाजों में, खासतौर से सामंती समाजों में, व्यक्ति का ज़्यादा महत्व नहीं होता था, समाजों का होता था। इसलिए व्यक्ति को बोलने नहीं देते थे। लेकिन आधुनिक युग में व्यक्ति का महत्व स्थापित किया, प्रजातंत्र ने व्यक्ति के महत्व को स्थापित किया, इसलिए व्यक्ति को बोलने का बहुत अवसर मिला। ये अच्छा भी है, एक तरह से अच्छा भी है। दरअसल दोनों बातें हैं। अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, वो अपने बारे में स्वयं ज़्यादा बोलता है या अपने को छुपाते हुए अपने बारे में बोलता है। ये कला की बात है कि अपने को छुपा भी जाएं आप और अपने बारे में भी बोल जाएं। ये बात यहाँ होती है। जैसे कलाकार स्वयं अपने बारे में नहीं बोलता, लेकिन कलाकार के जो एक्शन हैं, कलाकार का जो अभिनय है, कलाकार के जो शब्द हैं, वो सब कुछ बतला देते हैं कि ये कलाकार क्या है। तो कोशिश में मेरी यही रहेगी। बहरहाल अच्छा लग रहा है, राजस्थान फोरम जयपुर ने इस चतुरंग आयोजन में मुझे याद किया। हालांकि इसके पीछे हमारे साथी नंद भारद्वाज जी, हमारे साथी अशोक राही जी, ये जरूर रहे होंगे। आ गए नंद भारद्वाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
क्यों किसी ने तो नाम सुझाया होगा, मुझे कौन जानता है जयपुर में। तो नंद भारद्वाज जी का फ़ोन एक रोज़ मेरे पास आया और अशोक राही जी का रेफरेंस मुझे तब मालूम हुआ जब सर्वेश भट्ट जी ने, जो राजस्थान फोरम के संचालक है एक तरह से व्यावहारिक, उन्होंने मुझसे फ़ोन पर कहा कि अशोक राही जी ने कहा है कि आप अपनी रामलीला के बारे में भी कुछ बताइए। मैंने कहा वो तो मेरी जीवन यात्रा का हिस्सा है, तो मैं जब अपने बारे में कहूँगा, अपने रचनात्मक अनुभवों के बारे में कहूँगा तो वो बात भी आ जाएगी। बहरहाल मैं 1947 में मेरा जन्म हुआ। 1947 शब्द सुनते ही हम सब जानते हैं हम कितने रोमांचित होते हैं। शब्द बहुत महत्व रखते हैं, संख्याएं बहुत महत्व रखती हैं ज़िंदगी में। 1947 हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखता है। जैसे 1857, इस 1857 हमारे लिए गिनती नहीं है, संख्या नहीं है, इसका बहुत बड़ा अर्थ हमारे लिए है। 1857, 1947 ये हमारे बहुत बड़े, ये संख्यात्मक शब्द नहीं हैं, ये अवधारणात्मक शब्द हैं हमारे लिए। ये हमारे मन में धारणाएं पैदा करते हैं। तो 1947 में मेरा जन्म हुआ। आज़ादी भी 1947 में मिली। उस आज़ादी में दरअसल कितने लोग बलिदान उनका हुआ, कितने लोगों को का उत्पीड़न हुआ, दमन हुआ, ये हम सब जानते हैं। तो 1947 एक बहुत बड़ा शब्द हमको मतलब एक प्रेरित भी करता है, उत्साहित भी करता है और सोचने के लिए मजबूर भी करता है। ये तीनों बातें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो 1947 के जुलाई महीने में, अगला महीना जो आ रहा है, 19 तारीख को मेरा जन्म हुआ। मेरी टीप के अनुसार, सरकारी तिथि तो मेरी और है, 1 साल पहले है, लेकिन वास्तविक जो मेरा जन्म तिथि है वो मेरी 19 जुलाई 1947 है। और ऐसी जगह हुआ मेवात में जहां हिंदू मुस्लिम संघर्ष चल रहा था। भारत, आप जानते हैं कि 1947 की बहुत बड़ी दुर्घटना और बहुत बड़ी त्रासदी ये है कि देश का विभाजन हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके न चाहते हुए विभाजन हुआ, खासतौर से महात्मा गांधी। तो विभाजन हुआ, तो उस विभाजन की त्रासदी को हमारे इलाके ने भी भोगा, मेवात ने भी भोगा। मैं मेवात में दरअसल ऐसी जगह मेरा जन्म हुआ जहां ब्रज का इलाका भी है, ब्रज की सीमाएं लगी हुई हैं। तो ब्रज और मेवात दोनों जनपदों का लाभ मुझे मिला, दोनों संस्कृतियों का। दोनों एक दूसरे के नज़दीक भी हैं, दोनों एक दूसरे के पास भी हैं। और 1947 में आज़ादी से कुछ 25-26 दिन पहले मेरा जन्म हुआ। उसकी कथाएं मेरे दादाजी मुझे सुनाया करते थे। उन कथाओं में से मुझे मालूम हुआ कि आम जनता में कोई एक दूसरे के प्रति विद्वेष नहीं था, आम जनता में कोई शत्रुता नहीं थी। लेकिन वो बाद में पैदा हो गई जब राजनेताओं ने लड़ाया, ऊपर के लोगों ने, क्योंकि ये स्वार्थ ऊपर के लोगों का ज़्यादा था, आम जन का स्वार्थ इसमें नहीं होता है। कभी लड़ाई में आम जन का स्वार्थ नहीं होता है। तो आम जो जनता थी वो नहीं चाहती थी। मेरे दादाजी बताते थे, हमारे पास में एक जखोकर गांव है, वो हरियाणा में आता है। उस समय अंग्रेजी में आता था, पंजाब में आता था, अंग्रेजों का राज वहाँ तक था। हमारे गांव से 1 मील दूर पर अंग्रेजी राज था और हमारे यहाँ भरतपुर स्टेट थी। भरतपुर का राजा राज्य करता था। तो एक तरफ भरतपुर का राजा और एक तरफ अंग्रेजी राज। तो वो जखोकर के लोग, पंजाब के लोग हमारे हिस्सेदार होते थे, जो खेती में हिस्सा लेते थे। इसलिए वो कहते, हमारे दादाजी बताते थे कि भाई वो फला अब्बू में फला ये वो, जब वो जाने लगे पाकिस्तान तो यहाँ आए और मुझसे कहते थे, ठाकर साहब हमको जाने से रोक लो। उनको तो इतना ही पता था, बगैर पढ़े लिखे लोग थे, कि ठाकरों का ही राज चल रहा है, ऐसा लगता था उनको, राजाओं के राज्य थे। तो वो कहने लगे, जमीन में लेट गए 8-10 लोग जमीन में, खेतों में, और लेटने के कहने लगे कि ये हमारी मातृभूमि है, हम यहाँ जन्मे हैं, हम यहाँ मरे हैं, हमारे पूर्वज। तो इस जमीन से हम जाना नहीं चाहते, लेकिन कोई हमको रोकने वाला नहीं है। तो दादाजी गए थे, मिले थे और कहने लगे कि भाई ये अब हमारे हाथ में तो है नहीं, चीज़ें ऊपर से चल रही हैं। तुम सुरक्षित तभी रह सकते हो जब यहाँ से चले जाओ का मतलब यहाँ अब अपने आमने सामने नहीं अपन को रहना चाहिए, यहीं तुमको मारा जा सकता है।
क्योंकि मेवों की भी धाड़ चढ़ा करती थी गांव में। मेरे दादाजी बताते थे कि उस रोज धाड़ चढ़ी थी जिस रोज मेरा जन्म हुआ, इसलिए मेरी माँ को किसी तहखाने में वो भेजा उन्होंने, जहाँ तहखाने में मेरा जन्म हुआ। और ये उस रोज धाड़ चढ़ी जिसने हमारे गांव को घेर कर चारों तरफ से आग लगा दी। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि आषाढ़ सावन का महीना था, बादल थे, तो बादल बरस गए और गांव जलने से बच गया और मरने से बच गया। ऐसे ही उनके साथ भी हम और लोगों ने किया। मतलब कुल मिला के ये है कि जो विभाजन की त्रासदी है वो आम आदमी ने भोगी है। वो आम आदमी, उसकी जरूरत आम आदमी नहीं चाहता था, कोई नहीं चाहता, क्योंकि हिंदू मुसलमान की तरह आदमी रहता ही नहीं है। उसको तो राजनीति ने बताया है कि तू हिंदू है और तू मुसलमान है, ये बताया है। अन्यथा वो इन सब चीज से, इनमें रहते हुए भी इनसे अनजान रहता है। लेकिन बहरहाल ये हुआ और मैं 8वीं तक स्कूल थी हमारे गांव में, रियासत के ज़माने में। मैं 8वीं तक गांव में पढ़ा और उसके बाद फिर भरतपुर गया सीधा। भरतपुर में एक हमारे पड़ोसी, हमारे घर के ही ब्राह्मण परिवार था जो वहाँ टीचर थे, अध्यापक थे, उनकी पत्नी भी अध्यापक थी। उनसे हमारे बहुत रसूखात बहुत ज़्यादा पुराने थे और उनको भी लोग कोई ब्राह्मण नहीं समझता था गांव में, उनको भी हमारी ही जाति का समझते थे, ठाकर ही कहते थे, राजपूत ही कहते थे। तो और खेतों में बड़ी साझेदारी थी। हमारे दादाजी ने उनको बिल्कुल अपने, जो हमारे ताऊजी कहते थे जिनसे, उनको पुत्रवत रखा था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको यहाँ भेजो। उन्होंने भी कहा, आप अंदाजा लगाइए कौन बुलाता है। उन्होंने कहा यहाँ भेजो, हमारे पास, हम पढ़ाएंगे। तो वो हमें गया। हालांकि उन्होंने कहा देखो, वो वर्ण व्यवस्था में आदमी लिप्त रहता है। वो कहता तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा हम एक पैसा भी नहीं अपने ऊपर खर्च करा सकते, लिहाजा पैसा सारा लेना पड़ेगा, इसका खर्च का बता देना, वो देंगे। तो मैं वहाँ रहा और 3 साल मैंने वहाँ वो किया। लेकिन दुर्योग ऐसा हुआ कि जिस मकान में हम रहते थे, वो कामा, हमारे तहसील है, कामा के एक ब्राह्मण पटवारी थे, उनका मकान था, उसी में वो रहते थे। वो ब्राह्मण, वो हमारे ताऊजी जो थे वो जवाई थे, दामाद थे कामा के, इसलिए उनसे बहुत किराया विराया भी नहीं लेते थे। उस जमाने में नदिया मोहल्ले में उस समय नल वल नहीं आए थे, आप अंदाजा लगे। बिजली तो थी लेकिन हम कुओं से पानी लाते थे, कुओं से पानी लाते। और कपड़े धोने के लिए भी जो भरतपुर का किला है, लोहागढ़ जिसको कहते हैं, उसके चारों तरफ जो खाई है गहरी, उस खाई में लोग स्नान भी करते थे और उसमें कपड़े भी धोते थे। तो उसमें हम कपड़े धोकर लाते और स्नान भी करते और पानी हम कुएं से भरा करते थे। बहरहाल मैं वहाँ 3 साल रहा। लेकिन वहाँ दुर्योग से वो जो पटवारी मालिक थे वो बहुत पैसे वाले थे। उनका किन्हीं लेन देन वाले लोगों ने उनकी हत्या कर दी। और एक दिन जब मैं 11वीं में पढ़ता था, ये 1963 की बात है, और 1962 में मेरा विवाह हो गया था। 15 साल की उम्र में, बालकपन में ही बाल विवाह हुआ। तो मतलब उस 11वीं में आते आते उनकी जो हत्या हो गई, तो उनका मर्डर करके एक बोरी में बांधकर उस खाई में डुबो दिया, जो खाई किले की थी। उसमें बहुत परेशानी हुई और पुलिस ने मुझे आई विटनेस बनाने की कोशिश की और बहुत उत्पीड़न भी किया, मेरा बहुत परेशान भी किया। लेकिन बच्चा होने की वजह से और स्कूल के प्रिंसिपल की वजह से मैं बचा। स्कूल के जो मेरी परीक्षाएं चल रही थी वार्षिक, तो स्कूल में जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने, मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, हम ऐसे आपको नहीं दे सकते इस बच्चे को, इसकी परीक्षाएं हो जाने दीजिए। और परीक्षाएं मैंने संपन्न हुई। उसके बाद फिर मैं अलवर आ गया वहाँ से, क्योंकि वहाँ पुलिस आए दिन परेशान करती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हीं को मुलजिम बना लिया था, हमारे ताऊजी को ही। और हमारे पिताजी का ये कहना था, चाहे तुम्हारी प्राण चले जाएं लेकिन तुम इनके विरुद्ध गवाही मत देना, इनके विरुद्ध कुछ मत कहना, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। वो तो चींटी भी नहीं मार सकते थे, वो आदमी को कहाँ मारें। लेकिन पुलिस पर दबाव था, राजनीतिक दबाव, कि हत्यारे को पकड़ो, और हत्यारे ने पुलिस को रिश्वत दे दी थी उस समय। तो ये दरअसल ये बहुत बड़ा एक संकट था। मैं अलवर आया और अलवर में आकर मैं यहाँ राजपूत हॉस्टल में रहा। 30 रुपया महीना उस समय वजीफा मिलता था। मैं चूंकि अकेला फर्स्ट आया था भरतपुर कॉलेज स्कूल में, अकेला आर्ट्स फैकल्टी में। ये तो पता ही नहीं होता था कि आर्ट्स लेनी है, कि साइंस लेनी है, कि एग्रीकल्चर लेनी है, कॉमर्स लेनी है, तो हमें पता ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं थे, गाँव के लोग थे। तो जो ताऊजी ने कहा, वो संस्कृत के अध्यापक थे, उन्होंने कहा भैया अपन तो साहित्य पढ़ने वाले लोग हैं, हिंदी संस्कृत पढ़ो।
तो हिंदी संस्कृति पढ़ी। उसके बाद अलवर आया तो अलवर में भी संयोग से जो हमारे टीचर थे डॉक्टर जयसिंह नीरज, और हॉस्टल के वार्डन भी थे, राजपूत हॉस्टल जिसमें मैं पढ़ता था उसके वार्डन भी थे, उन्होंने कहा तुम हिंदी में ऑनर्स ले लो, ऑनर्स खुल रही है आरआर कॉलेज में। तो हिंदी में ऑनर्स ले ली, ऑनर्स ली तो फिर सब्सिडियरी सब्जेक्ट क्या लेंगे, सहायक विषय, तो सहायक विषय पॉलिटिकल साइंस था और संस्कृत था मेरे पास। तो संयोग से मैंने संस्कृति ली क्योंकि संस्कृत में मेरी रुचि थी, और ये रुचि मुझे हमारे ब्राह्मण परिवार के साथ उनके संस्कारों की वजह से भी हुई। वो लोग संस्कृत जानते थे और साहित्य भी जानते थे, और गांव की रामलीला में वो अभिनय भी किया करते थे। हमारे ताऊ जी ने, हमारे चाचा जी जो छोटे भाई थे उनके रेवती रमन शर्मा तिवारी, उन्होंने दोनों ने बड़ा अभिनय किया था। तो राम भी बने थे, लक्ष्मण भी बने थे, और रेवती चाचा जी जिनको हम कहते थे वो तो मेरे सामने रावण भी बनते थे, मेरे सामने कुंभकर्ण भी बनते थे, और भरतपुर जाने के बाद भी लगभग 15-20 रोज के लिए गांव आते थे। ऐसा लगाव था गांव से, और रामलीला में भाग लेते थे क्योंकि रामलीला हमारे गांव में 1853 से चली आ रही थी, 1853 से, और उसको गांव के लोग ही करते थे। पैसा, कलाकारी सब कुछ गांव के लोगों की थी, कोई बाहर से नहीं आता था। क्योंकि हमारे गांव में संगीत के 2 अखाड़े थे। एक ही अखाड़ा था पहले पंडित शोभाराम का, उसमें से उनके शिष्य ने एक और अखाड़ा बना लिया था। इस तरह से गांव में एक संगीत का वातावरण रहता था। उस जमाने में आप जानते हो तो बगीचियां जो होती थी जिन पर लोग सुबह शाम शौचादि और स्नान आदि करने के लिए जाया करते थे, गांव के लोग, पक्के कुएं होते थे और पक्की एक धर्मशाला वहां बनी होती थी। वहां शनिवार और मंगलवार के दिन संगीत होता था, संगीत का आयोजन होता था। कोई ना कोई मंदिर भी उन जगहों पर होता था। तो संगीत का आयोजन होता था, और संगीत का आप जानते हैं वो लोक संगीत ही ज्यादा होता है। संगीत में वो कोई शास्त्रीय संगीत बहुत नहीं होता, हालांकि जो गुरु होते थे, उस्ताद होते थे, वो थोड़ा बहुत संगीत का शास्त्र भी जानते थे। तो उससे गांव में एक संगीत का वातावरण रहता था। मैं ये मानता हूं कि जो लोग संगीत से जुड़े नहीं रहते वो लोग आधे अधूरे मनुष्य होते हैं। संगीत मनुष्य को पूरा बनाता है, साहित्य भी उतना नहीं बनाता जितना संगीत बनाता है, क्योंकि संगीत का मतलब राग है, राग, उसमें राग गाया जाता है, वो रागात्मकता पैदा करता है, वो जिंदगी को सरस बनाता है, वो जिंदगी की नीरसता से लड़ना सिखाता है। तो ये जो सारा पक्ष है संगीत का, वो मेरे जीवन में रामलीला के मार्फत, और उन संगीतों के जो अखाड़े थे, उन अखाड़ों में जो नियमित संगीत होता था शनिवार और मंगलवार को खास तौर से, उनमें हम लोग शामिल होते थे बच्चे के तौर पर। हालांकि मैं 13 साल तक ही गांव में रहा, उसके बाद फिर मेरा आना जाना रहा, और आना जाना भी इतना रहा, एमए तक पढ़ा, तब भी मैं दरअसल वो जो एक मानसिकता होती है गांव के प्रति, वो मेरी मानसिकता थी। मैं शहर में नहीं रह सकता था, गांव भागता था बहुत जल्दी, और उसके पीछे घर वाले इतने नहीं थे जितने ये कारण थे। संगीत था, साहित्य भी रामलीला के मार्फत आया, तो साहित्य और संगीत, और तीसरा जो कला है वो कला आई दरअसल चित्रकला। वो चित्रकला आई हिंडोलों के माध्यम से। हमारे गांव में 9 मंदिर थे, अब तो बहुत हो गए, लेकिन 9 प्रमुख मंदिर हुआ करते थे उस जमाने में, और अच्छे मंदिर थे। उनमें हिंडोले सजते थे सावन के महीने में। उन हिंडोलों में सजाने में, हिंडोलों को, उनका मंदिर का सौंदर्यीकरण करने में हम बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। उसमें बहुत पूरे 24 घंटे लगे रहते थे, ऐसी हालत थी, प्रतियोगिता रहती थी। तो ये कलाओं का जो हमारे अवचेतन में जो संस्कार पैदा हुआ कला का, वो मैं समझता हूं ऐसे ही पैदा हुआ। और बिना सारी कलाओं के संयोग से साहित्य भी बहुत अधूरी कला रहता है। जिसने संगीत गाया नहीं, खुद संगीत गाता नहीं है, खुद संगीत में मन रमता नहीं है, वो साहित्य भी नीरस साहित्य लिखता है, उसमें सरसता पैदा नहीं हो पाती, उस शब्द में रस और राग पैदा नहीं होता। इसलिए आप देखिए, राग 2 ही जगह है। रागात्मिका बुद्धि से काम लेना, ये साहित्य का काम है, और राग को जीवन में उतार लेना, जीवन को संगीत में बना देना, ये राग का काम है। तो राग और रागात्मकता, ये दोनों
एक दूसरे को जोड़ते हैं। साहित्य संगीत को जोड़ता है, संगीत साहित्य को जोड़ता है। इसलिए आप देख लीजिए, हमारा सारा भक्ति काल का साहित्य संगीत से भरा हुआ है। वो न हो तो संगीत कहाँ, वो संगीत ही है। मध्यकाल की, ये मध्यकाल का बहुत अध्ययन नहीं हुआ है। मध्यकाल में संगीत कितना है, तुलसी के पास, सूर के पास, मीरा के पास, कबीर के पास संगीत से भरा हुआ है। इनके बिना संगीत अधूरा है, क्योंकि इनका जो शब्द है वो पूरी तरह से रस वाला शब्द है, राग रंग वाला शब्द है। हम तो आधुनिक युग के नागरिक हैं, हमारा जो शब्द है वो नीरस होता गया है, उसमें रस निकलता गया है। जैसे जैसे गद्य जीवन में प्रवेश करता है, गद्य का मतलब प्रयोजन की भाषा और पद्य का मतलब प्रयोजन से मुक्त भाषा। जब कविता में आदमी होता है तो प्रयोजन से मुक्त होकर के कविता लिखता है, लेकिन जब वो गद्य में आता है तो कोई ना कोई उसके सामने प्रयोजन आ जाता है। तो प्रयोजन परखता और प्रयोजनहीन होकर के प्रयोजन लिखना, यह बड़ा मुश्किल काम है। प्रयोजनहीनता सिखाती है कविता। यानी आप प्रयोजन का मतलब किसी स्वार्थ बुद्धि से मुक्त होकर के कविता लिखते हैं। तो स्वार्थ बुद्धि से मुक्त होकर के जब कविता लिखेंगे तो वो प्रयोजनहीनता पैदा कर देती है और आप एक निर्मल मनुष्य हो जाते हैं, जिसके ऊपर कोई स्वार्थ के संकुचित जो संबंध हैं उनकी धारणाओं से कभी मुक्त हो गया है। ये मध्यकाल की कविता आज भी हमको सिखाती है। हालांकि मध्यकाल की कविता में मध्यकालीन बोध है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आज हमारे काम की नहीं हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा उसमें है, खासतौर से उसका जो संगीत तत्व है, उसका जो रागात्मक तत्व है, उसका जो सरसता वाला तत्व है, उसकी आदमी को बड़ी जरूरत है। जो लोग सरस नहीं होते, जो लोग रागात्मक नहीं होते, वो तानाशाह बन जाते हैं, वो स्वार्थ बुद्धि से लिप्त हो जाते हैं। वो वही काम करते हैं जो स्वार्थ उनको सिखाता है। वो सब जगह जोड़ तोड़ सिखाना शुरू कर देते हैं, सब जगह लोगों के बीच में नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके जीवन में रागात्मकता नहीं है, उनके जीवन में जोड़ने वाली कोई शक्ति है ही नहीं। संगीत आदमी को जोड़ता है। इसलिए आप देख लीजिए, जो छोटे लोग हैं राजनीति में, वो संगीत शून्य लोग हैं, सूखे लोग हैं, नीरस लोग हैं, रागात्मकता बुद्धि से हीन लोग हैं। लेकिन महात्मा गांधी को आप देखिए, शुरुआत ही राग से करते थे। शुरुआत महात्मा गांधी की जिंदगी में बड़ा संगीत है, बड़ा संगीत के बारे में उन्होंने सोचा है। नरसिंह मेहता उनका तो गुजराती वाला भजन तो उनका मशहूर है ही, वैष्णव जन तो तेने कहिए। क्यों है ये? मैं कई बार सोचता हूं, ये संगीत क्यों है? क्यों जवाहरलाल नेहरू साहित्य को इतना प्रेम करते हैं? क्यों साहित्य में डूब करके चीजों को लिखते हैं? इतिहास से ज्यादा साहित्य में डूबते हैं। ये क्यों है ऐसा? इससे रागात्मकता, रागात्मक बुद्धि जो हमारी है, रागात्मक जो तंत्र है हमारे मनुष्य का, वो झंझना उठता है। वो हमको एक मनुष्य के रूप में तब्दील करता है। जितना साहित्य और संगीत शून्य दुनिया होगी, उतनी ही ये दुनिया नृशंस होती चली जाएगी, उतनी ही ये दुष्ट और क्रूर होती चली जाएगी, उतना ही मनुष्य जंगली होता चला जाएगा। इसलिए आप देख लीजिए, इस समय में पूरी दुनिया में जो संगीत शून्य लोग हैं, जो नीरस लोग हैं, जिन्होंने कहीं राग तत्व से, जिनका नजदीक का रिश्ता नहीं रहा है, वो कितने निष्ठुर हैं, वो कितने घृणा के प्रचारक हैं, वो कितने भेद करते हैं आदमी में। तो मेरा जो वो था, इसलिए संगीत, जो लोक संगीत है, खासतौर से संगीत भी शास्त्रीय तो नहीं, लेकिन लोक संगीत के प्रति मेरे मन में जो रुझान पैदा किया, जो रागात्मकता पैदा की, वो मेरे गांव, मेरे इलाके, मेरा जनपद, उसका मैं बहुत ऋणी हूं। वो नहीं होता, मेवात नहीं हो, ब्रज न हो, तो कुछ भी नहीं है जिंदगी में। इसलिए मेरा गांव ही मेरी रचना की आधार भूमि है। वो हमेशा मेरे मन में रहता है। उसने जो मुझे संगीत दिया, उसने जो मेरे कानों को संगीत से पहले से, बचपन से ही संगीत से जोड़ा, उसने मेरे जीवन की नीरसता को, मेरे जीवन के रूखेपन को, मेरे जीवन की आत्मविहीनता को उसने दूर किया। देखिए, आत्मीयता भी तभी पैदा होती है जब आपका आत्म समृद्ध होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब बड़ा आत्मीय है। अरे, आत्मीय वो होगा जिसका सेल्फ, जिसका आत्म समृद्ध होगा,
जिसका आत्म भीतर से भरा हुआ होगा, जिसका आत्म खाली है, जिसने कभी संगीत ढंग से सुना नहीं, गाया नहीं, जिसने चित्र में डूब करके चित्र को देखा नहीं, जिसने कभी ताजमहल की स्थापत्य कला को वहां बैठे हुए, वहां देखते हुए जिसका मन डूबा नहीं, रमा नहीं, जैसे यमुना में डूब करके उसको देख रहा हो, और जिसने साहित्य को संगीत की तरह नहीं पढ़ा। मीरा के साहित्य को क्या आप बिना संगीत के पढ़ सकते हैं? क्या आप सूरदास की या वल्लभ संप्रदाय की जो 8 वीणाएं थी, जिसको अष्टाप कहते हैं, उनको क्या बिना संगीत के पढ़ सकते हैं? वो सारा साहित्य तो संगीत के लिए ही पैदा हुआ है। सुर का साहित्य पैदा ही नहीं होता अगर विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी के दरबार में, श्रीनाथ जी के मंदिर में अगर संगीत का आयोजन न करते। संगीत को उन्होंने पूजा बना दिया, संगीत को उन्होंने धर्म बना दिया। इसलिए जो उनकी 8 वीणाएं थी, वो 8 वीणाएं सुबह से रात तक पूजा अर्चना के काम भी आती थी। पूजा अर्चना का मतलब ये नहीं है कि कोई रिचुअल्स वो किया करते थे। सूरदास और ये सारे कवि अपना अलग पद बनाया करते थे हर आरती के लिए, और वही उनका साहित्य बन गया। तो मतलब हम कई बार ये समझते हैं कि चीज़ें वही बहुत श्रेष्ठ होती हैं जो हमको प्रयोजन परकता सिखाती हैं। ऐसा नहीं है। प्रयोजन परक चीज़ें तो हमको स्वार्थी बनाती हैं, हमारे भीतर के साहित्य को मार देती हैं, हमारे संगीत को खत्म कर देती हैं, हमारी चित्रण क्षमता को वो एक तरह से किसी समुद्र में डुबो देती हैं। तो ये मेरा मन रहा, अब भी वही है। मैं हालांकि गांव जाने का संपर्क बना रहा, इसलिए बना रहा कि रामलीला से संपर्क बना रहा, उससे गहरा संपर्क हो गया। बहरहाल क्षमा करें, मैं 3 साल अलवर में पढ़ा, और 3 साल के बाद चूंकि एमए यहाँ हुआ नहीं करता था, इसलिए मैं एमए करने के लिए 1968 में मैंने एमए किया। 1966 में मैं यहाँ से जयपुर गया, और जयपुर में संयोग से मेरे जो टीचर थे प्रोफेसर जीएस सत्येंद्र, वो लोक साहित्य के विद्वान थे बहुत बड़े, जिन्होंने ब्रज लोक साहित्य का बहुत गहराई से अध्ययन किया था। वो मथुरा भी रहे थे, आगरा भी रहे थे, उसके बाद जयपुर प्रोफेसर होकर आए थे। उन्होंने एक काम और किया मेरे लिए कि पीएचडी का जो मैं उस समय 1968 में ही नौकरी में आ गया था, प्योरली टेम्परेरी, चूरू में रहा, सुजानगढ़ रहा, सरदार शहर रहा, 3 साल वहाँ रहा, लेकिन प्योरली टेम्परेरी रहा। फिर मैं मध्य प्रदेश चला गया, वहाँ 1 साल वहाँ मेरा पीएससी से सिलेक्शन हो गया था इंदौर से, तो वहाँ रहा, वहाँ 1 साल रहा, लेकिन फिर यहाँ सिलेक्शन हो गया। 1975 से फिर मैंने बाकायदा नियमित रूप से यहाँ नौकरी की शुरुआत की सिरोही से। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब मैं दौसा में था 1974 में, तो डॉक्टर सत्येंद्र हमारे प्रोफेसर थे, और वो मुझे बहुत प्यार करते थे लोक साहित्य की वजह से, खासतौर से शायद ये कारण रहा होगा। और मेरा संगीत के प्रति जो रुझान था, उसके लिए मेरे बारे में बहुत वो रखते थे, और ये भी जानते थे कि भाई इनका कोई नहीं है यहाँ। वो सबके गुरुओं के चेले थे, कोई कैसा चेला था, कोई कैसा था, हम लोग तो विशुद्ध वैसे ही चेले थे। तो ये सारा हमारे जीवन में पैदा हुआ। तो उन्होंने एमए में मुझसे कहा कि तुम्हारा कौन सा इलाका है, पूछते थे। मैंने कहा मेरा तो साहब, अब मैं अलवर से आया हूँ, इलाका तो मेरा भरतपुर है। तो अलवर में क्या है, लोक साहित्य में क्या है, पूछते सारा, वहाँ पूछते। मैंने कहा एक जैसा ही है, ब्रज का नज़दीक है, अलवर में भी एक हिस्सा ब्रज का है। तो उस समय मैंने दरअसल डॉक्टर देवीलाल सामर की का लेख पढ़ा था, जिसमें अली बख्शी ख्यालों का जिक्र आया था। वो अली बख्शी ख्याल मुड़ावर के, यहाँ के अली बख्श जो यहाँ के जागीरदार थे, उन्होंने 19वीं शताब्दी में उन्होंने एक अलग नई ख्याल शैली को विकसित कर लिया था, एक नया संगीत विकसित कर लिया था, जो अली बख्शी ख्याल के नाम से देवीलाल सामर ने उसकी बड़ी प्रशंसा की थी उस लेख में। तो मैंने उनको सीधा कहा, सब अली बख्शी ख्याल हैं, तो ठीक है तुम एमए में अली बख्शी ख्यालों पर ही लिखो जो डिजर्टेशन है। तो यहाँ फिर संगीत का काम मिल गया। गाँव में संगीत, रामलीला में भी दरअसल अभिनय हमारे यहाँ संगीतात्मक होता है। लोक जो नाटक है, लोक जो साहित्य है, वो संगीत प्रधान होता है। गद्य को वहाँ छोड़ दें, गद्य में भी वहाँ संगीत में ही उसको गाया जाता है। गद्य को भी अगर आप देखेंगे तो बीच में वहाँ बिना गद्य के बिना संगीत के नहीं उसको गा सकते।
हमारे पंडून का कड़ा गाते हैं तो दोहा भी बीच में गाते हैं और दोहे के साथ साथ गद्य भी थोड़ा सा बोल लेते हैं। तो संगीत के बिना दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि ये क्यों आया, क्योंकि आदिम जो मनुष्य है, आदिम मनुष्य के पास जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी धरती पर और जब समूहों में आया होगा तो उसने सबसे पहले नृत्य करना और संगीत करना यही सीखा। ये आदिम कलाएं हैं, नृत्य और संगीत। और इसके साहित्य तो इसके बाद है, जब शब्द पैदा हो जाता है। ये शब्द तो बोलते हैं लेकिन शब्द जब विकसित हो जाता है साहित्य तो तब पैदा होता है। लेकिन जब सुर विकसित हो जाता है और सबसे पहले स्वर के रूप में ही शब्द आता है और निरर्थक शब्द आते हैं, जैसे पशु बोलते हैं, जैसे चिड़ियाएं बोलती हैं, उनमें उनके पास कोई लिपि नहीं है लेकिन उनके पास उससे आप देख लीजिए एक संगीत पैदा होता है। तो आदमी की शुरुआत, कलाओं की शुरुआत मैं समझता हूं नृत्य और संगीत से पैदा हुई। नृत्य भी संगीत का हिस्सा ही है। तो ये मेरे जीवन में इस तरह के बदलाव आए। और सन 1974 में मैं दौसा में था, गवर्नमेंट कॉलेज में। मेरा सिरोही से ट्रांसफ़र हो गया था और यहाँ मुझे वो भी एक ऐसी घटना है कि सत्येंद्र जी आगरा जा रहे थे कोई इंटरव्यू लेने के लिए। मेरी बात हुई, उस समय चिट्ठी लिखते थे, पोस्ट कार्ड। उनसे कहा कि भाई फलां दिन मैं आगरा जाऊँगा, तुम दौसा रेलवे स्टेशन पर आ जाना, वहाँ 2 मिनट गाड़ी ठहरती है, फलां कंपार्टमेंट में मैं रहूँगा, वहाँ तुम्हारा ये सब्जेक्ट तय कर दूँगा कि कौन सा तुम्हें विषय लेना है। तो मैं बहुत से विषय लेके गया। तब उन्होंने कहा कि इस पे करो, साहित्य में वैयक्तिकता और वस्तुपरकता, ये विषय उन्होंने दिया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये तो सब बड़ा मुश्किल विषय है, वैयक्तिकता और वस्तुपरकता को मैं कैसे जान पाऊँगा। कि रिसर्च कर रहे हो, अनुसंधान कर रहे हो तो जानो। और क्या है, पहले से ही अगर होता तो रिसर्च कहाँ होती, वो नकल करोगे, ऐसा विषय लोगे जिसमें नकल हो जाए। उन्होंने कहा, मैंने कहा साहब ऐसा तो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि साहित्य में वैयक्तिकता और वस्तुपरकता क्या होती है। तो नहीं समझोगे, पहले लो ये विषय। और मैंने उनके कहने से ही विषय लिया, वैयक्तिकता और वस्तुपरकता। मुश्किल विषय था उस जमाने में। एमए कर लेने से क्या होता है और कॉलेज में लेक्चरर हो जाने से क्या होता है, समझते तो हम कुछ भी नहीं थे। जिंदगी के बारे में गहराई तो हमें आती ही नहीं थी। हम तो बहुत सुपरफिशियल, सतही ज्ञान हमको लोगों को था, बहुत सतही। अब तो और भी सोचता हूं कि एमए जब हमने किया, पीएचडी जब हमने की, तो हमको कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था। हम चीज़ों को समझते नहीं थे, गहराई से नहीं समझते थे, हम रट लेते थे, बस रटंत्र विद्या थी। रटना और जिंदगी से सीखना ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। पीएचडी करते हुए मैंने वस्तुपरकता और वैयक्तिकता को जाना। और ये इसके बाद इमरजेंसी लगी 75 में। इमरजेंसी में मुझे मेरा ट्रांसफ़र दौसा से फिर 1 साल बाद बूंदी कर दिया गया। और वहाँ संयोग से रिसर्च करते हुए और आपातकाल के घुटन को भोगते हुए, आपातकाल का जो घुटन थी, घुटन क्या थी कि आप वैसा ही करेंगे जो राज्य कहेगा, राज्य के खिलाफ आप कुछ नहीं करेंगे। जो सत्ता कहेगी, सत्ता अगर कहती है 20 सूत्री कार्यक्रम पर भाषण देना तो इसी में भाषण दोगे, जो नहीं करेगा उसको जेल में ठूंस दिया जाएगा। ये आपातकाल होता है। सत्ता दरअसल सत्ता डरा करके आदमी को रखती है, या अपने लोगों को जो उसके नज़दीक होते हैं उनको लोभ दे करके रखती है कि तुमको फलां दे देंगे, तुमको फलां डिग्री दे देंगे, तुमको फलां उसका अध्यक्ष बना देंगे, तुमको ये करा देंगे। यह तो लोभ देती है। या फिर जो लोभ में नहीं आ पाते हैं उनको डराती है। तो उस समय इससे लोकतंत्र को खतरा पैदा होता है, जब राज्य सत्ता बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप आपकी ज़िंदगी में करने लगती है, बहुत ज़्यादा, कदम कदम पर आपको बोलने नहीं देती है, आपको विरोध नहीं करने देती है, आपके ऊपर कानून पर कानून लगा देती है और कानूनों को अपने अनुसार बदल लेती है। तो वो आपातकाल ही होता है, भले से हम उसको लोकतंत्र कहते रहें। वोट पड़ जाए तो भी वो लोकतंत्र नहीं होता। लोकतंत्र तो तभी होता है जब लोग उसमें स्वाधीन महसूस करता है। अगर लोग स्वाधीन महसूस नहीं करता, पराधीन का भाव पैदा हो जाता है, तो त्रासदियां घटित होने लगती हैं। ये जो सारी चीज़ें आने लगी, इन सब चीज़ों से मेरे मन में परिवर्तन हुआ। और बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि मैं भाववादी दर्शन से यथार्थवादी दर्शन की ओर आ गया। बस ये है। भाववादी दर्शन से मैं कुछ समझ नहीं पाया था, जिंदगी क्या है, उसकी सच्चाई को नहीं जान पाया था। सच्चाई को जाना मैं जब इमरजेंसी में मैंने साहित्य में वैयक्तिकता और वस्तुपरकता
का अन्वेषण किया इन दोनों धारणाओं का, तब मुझे मालूम पड़ा कि वस्तुपरकता तो तभी आती है जब आदमी यथार्थवादी होता है, जब यथार्थ को जानता है। अन्यथा आदमी जीवन भर सब्जेक्टिव बना रहता है, और ये सब्जेक्टिविटी बहुत बड़ा खतरा है आदमी के लिए, मनुष्यता के लिए भी खतरा है सब्जेक्टिविटी, और सब्जेक्टिविटी लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। हालांकि रचनात्मकता के लिए एक दूसरे तरह की सब्जेक्टिविटी की जरूरत होती है, एक दूसरे तरह की रचनात्मक। देखिए कैसा वो है ये द्वंद्व कि जो बहुत खतरनाक होती है वही बहुत रचनात्मक बन जाती है। हमारे कवियों की जो सब्जेक्टिविटी है, चूंकि वो आत्मबद्ध दशा से ऊपर उठ जाते हैं, इसलिए उनकी सब्जेक्टिविटी क्रिएटिव हो जाती है। और हमारे क्षमा करें, हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी जो रचनात्मकता है, स्वार्थी लोगों की जो वैयक्तिकता है, वो विध्वंसात्मक होती है। ये उससे समझ में आया। इसलिए सब्जेक्टिविटी को रचनात्मक बनाना है तो आपको यथार्थवादी चिंतन से जोड़ना ही पड़ेगा, वस्तुगत चिंतन से जोड़ना ही पड़ेगा, वस्तुगत परिस्थितियों का अध्ययन करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप साहित्य में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मुक्तिबोध इस बात के आधुनिक युग में मैं बहुत सबसे बड़ा उदाहरण मानता हूं। जो जितनी वैयक्तिकता समृद्ध उस आदमी की है, उतनी ही वस्तुगत जो समृद्धि है उनके यहां है। यह बात प्रेमचंद में है। जितने वैयक्तिक ढंग से वो चीजों को रचनात्मक बनाते हैं, उतने ही वो वस्तुगत परिस्थितियों के नजदीक रहते हैं, क्योंकि वस्तुगतता को समझे बिना उनकी वैयक्तिकता भी समृद्ध नहीं हो सकती थी। ये दोनों का रिश्ता क्या है? दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है। या तो आदमी जो बहुत नीरस होता है पूरी तरह वस्तुगत हो जाता है, या ज्यादातर लोग जिंदगी भर सब्जेक्टिव बने रहते हैं। वो अपनी वैयक्तिकता का क्षरण नहीं कर पाते, वैयक्तिकता से मुक्त नहीं हो पाते। ये जो मेरे मन में आया फर्क, ये कोटा और बूंदी की वजह से आया, हाड़ौती के इलाके से आया, और बाद में गंगापुर आया 1978 में। तो फिर मुझे विजेंद्र का संपर्क मिला। विजेंद्र जी जो भरतपुर से कृति और निकालते थे, संयोग से वो ब्रज का इलाका था, भरतपुर में मैं रहा था, तो उनसे एक रागात्मक रिश्ता मेरा जुड़ता चला गया, और चीज़ें आगे इस तरह से फिर मैंने आलोचना लेखन शुरू किया। मैं दरअसल अब समय चूंकि होने को है, 5-7 मिनट और रहे हैं, तो मैं संगीत की जो बात इसमें मैंने जोड़ी है, बहुत सी बातें जो की हैं, वो ये है कि वस्तुगत हुए बगैर आपकी जो वैयक्तिकता है वो अधूरी रहती है, विकलांग रहती है। और वैयक्तिकता के बिना वस्तुगतता आपकी विकलांग रहती है। वस्तुगतता का भी कोई मतलब नहीं है। फिर तो आप इतिहास हो जाते हैं, फिर तो आप समाजशास्त्र हो जाते हैं, फिर आप कोई शास्त्र बन जाते हैं, फिर आप रचनात्मक नहीं रहते। रचनात्मकता तो आपको सब्जेक्टिविटी ही सिखाती है। अगर आपकी सब्जेक्टिविटी समृद्ध नहीं है तो आपकी जो रचना निकलेगी वो भी बहुत आधी अधूरी सी, बहुत उसमें कुछ तत्व नहीं होगा, ज़्यादा गहरी बात नहीं होगी। ये मैंने अपना अनुसंधान करते हुए सीखा, और फिर तो साथियों का साथ मिला, साहित्यकारों का साथ मिला, पत्रिकाओं का साथ मिला, और मैं इस तरह से आगे आया। मैंने कविताएं भी लिखी। मैंने अभी पिछले 2-3 साल से तो दोहे भी खूब लिखे, कोरोना पर ये सब लिखा है, और हमारे साथियों का बहुत प्रोत्साहन भी मिला। कविताएं मैं पहले प्रकाशन के लिए नहीं भेजता था, लेकिन पिछले 2 सालों में मैंने 4-5 पत्रिकाओं को भेजा, तो उन्होंने छाप भी दिया। आजकल ने छापा, हमारे साथी हैं कौशल किशोर, उनकी एक मैगजीन है, उसने छापा, मधुमती ने छापा। अभी बहुमत में 2-3 कविताएं छपी, 3-4 कविताएं छपी, फ़ोन भी 1-2 जगह साथियों के आए। तो बहरहाल मैं रचनात्मक जिंदगी में भी मैंने देखा कि मेरे संगीत का प्रयोग मैं अपनी रचनात्मकता के लिए भी करूं, और आलोचना में गद्य लिखने के लिए भी करूं। गद्य में भी आप संगीत तभी ला पाते हैं जब आप संगीत आपके भीतर रागात्मक समृद्धि हो। मैं दरअसल जब पढ़ता था तो हम लोग टूर्नामेंट में जाया करते थे। उस समय टूर्नामेंट में गाना बजाना बहुत होता था, और 5-7 रोज लोग रहा करते थे। मिडिल स्कूलों की बात है ये। तो उस समय मेवाती का मेरे ऊपर असर था, और मेवाती के गीत में गाता था। और मेवाती में हमारे एक लॉर्ड सन्नू मेवाती यहाँ हुए अलवर में, उनका एक गीत बड़ा प्रसिद्ध था, बड़ा गीत, राजस्थान की प्रशंसा है उसमें। वो राजस्थान का गीत है, मेवाती में लिखा हुआ है। उसको मैं यहाँ गाकर ही थोड़ा बताता हूँ। अरे मेरो राजस्थान सुहानो जाकी जय पर है रजधानी रे, मेरो राजस्थान सुहानो
जाकी जय पर है रजधानी रे, जय पर है रजधानी आकी लंबी बहुत कहानी रे, मेरो राजस्थान सुहानो जाकी जय पर है रजधानी रे। ये मिडिल स्कूल में हम लोग टूर्नामेंट में जाते थे, इनको गाते थे। संगीत की भी एक टीम जाती थी, खेलने वालों की भी जाती थी। अरे ऐसा ऐसा मर्द हुआ हाँ, तोड़ी दुश्मन की छाती, और हीन हुआ हाँ जयमल पत्ता और हसन खां मेवाती। ओ जिनकी कीरत जना जना ने घर घर में बखानी रे, मेरो राजस्थान सुहानो जाकी जय पर है रजधानी रे, और जय पर है रजधानी आकी लंबी बहुत कहानी रे, मेरो राजस्थान सुहानो। उसमें बंद तो कई थे, एक बंद और था कि बैठ थड़ी पे बैठ थड़ी पे सुने रे गांव में रसिया ढोला और आल्हा, रसिया ढोला और आल्हा, ये सारा ये भी संगीत ही है। बैठ थड़ी पे सुने रे गांव में रसिया ढोला और आल्हा, और महफल जमे पूर पे झूमे रसिया सुन सुन मतवाड़ा, और गोरी झालो देर बुलावे खाजा खा रोटी पी पानी रे, मेरो राजस्थान सुहानो जाकी जय पर है रजधानी रे, जय पर है रजधानी आकी लंबी बहुत कहानी रे, मेरो राजस्थान सुहानो। ये मेवाती में था, और हम चूंकि जनपदीय लोग थे इसलिए हमको अपनी बोली अच्छी लगती थी। तो ये दरअसल फिर और उस जमाने में पंचायती राज आया ही आया था। तो पंचायती राज और मीरासी हमारे जो लोग थे, मीरासी वो खूब गाते थे, नट गाते थे, नटाला गाते थे चौपालों पर, मीरासी लोग गाते थे। मीरासी हालांकि इस्लाम मतावलंबी थे हमारे, लेकिन वो बिल्कुल हमको अपना वो मानते थे, यजमान मानते थे। और हर साल बैठक पर आकर वो दो पेटी होती थी जो पैर से बजा करती थी, मैंने देखा है उन मीरासियों को, वो गाते थे। और एक डोठाना एक गांव है यहाँ अलवर जिले में, वहाँ का एक हबीब नाम का मीरासी था। वो बड़े बड़े रचनात्मक, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ये साहित्य इन लोक जीवन से निकली हुई जो रचनाएं हैं, इनमें शब्दों का देखिए, शब्दों का रचाव, शब्द को किस तरह लाता है वो, बिना पढ़ा लिखा मीरासी। जैसे सरपंची जब पंचायत आई, सरपंच बनने लगे, तो एक गीत हबीब ने लिखा, हबीब मीरासी ने, अरे मिली है मेरी माई, मिली है मेरी माई रे सरपंची मेरा राजा हलू, मिली है मेरी माई रे सरपंची मेरा राजा हलू। अब विकास और रिश्वत, भ्रष्टाचार, इन दोनों का क्या रिश्ता होता है? विकास बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो वो कहते हैं इस सरपंची से क्या हुआ है, देखिए शब्द रचना देखिए, ई सरपंची मिली यालू आलू बेली, ई सरपंची मिली यालू आलू बेली, सब सुखावे नासी रुपया धेली, सब सुखावे नासी रुपया धेली। नेक शर्म ना आई रे सरपंची मेरा राजा हलू, मिली है मेरी माई रे सरपंची मेरा राजा हलू। शब्द रचना देखिए, अलबेली शब्द का प्रयोग जिस तरह किया है, सरपंची मिली यालू अलबेली। और देखिए पहले जोताया ने गाड़ी पड्डा, पहले जोताया ने गाड़ी पड्डा, अब पहरण लगो कुरम का मोडा, अब पहरण लगो कुरम का मोडा। अरे याने तिखणी तो हवेली खिणवाई रे सरपंची मेरा राजालू, मिली है मेरी माई रे सरपंची मेरा राजालू। ओ पहले तो ही आके कच्ची मेड़ी, जो सत्ता से जुड़ जाता है वही धनवान होता चला जाता है। देखिए कैसी यथार्थ की पकड़ है। सत्ता में अगर आप चले गए, कैसे सरपंच बन गए या नौकर हो गए, कोई भी नौकर हो गए, तो फिर आदमी का जीवन बदल जाता है, रिश्वतें लेने लगता है।
और हरामखोरी करने लगता है और तरह तरह के उपाय सोचने लगता है। तो कहती हैं ये इस यथार्थवादी रचना है, आज भी अच्छी लगती है। अरे पहले जोताया ने गाड़ी पड्डा, पहले जोताया ने गाड़ी पड्डा, अब पहरण लगो कुरम का मोड्डा, अब पहरण लगो कुरम का मोड्डा। याने चढ़न लू फटफट मंगवाई हीरे सरपंची, मेरा राजा लू मिली है मेरी माई, हीरे सरपंची मेरा राजा लू। भ्रष्टाचार पर और विकास पर एक छोटी सी रचना में किस तरह शब्दों का जो चयन है वो आप देखिए, अंदाजा लगाइए, आज भी उतनी ही ठीक लगती है। इसकी बड़ी लंबी व्याख्या की जा सकती है, इस गीत का बहुत बड़ा पाठ किया जा सकता है। ये मुझे आई। फिर दूसरा मेरा जो अली बख्श का संस्कार था वो तो अजीब तरह का है। जब मेरी शादी 1962 में हुई, 15 साल का था, तो हमारे ससुराल वाले 25-30 लोग हमारी पत्नी को लेने के लिए गए विवाह के बाद। तो उस जमाने में गांव के लोगों में एक तार भाईचारा बहुत था। हमारे गांव में महफिल जमी हमारी, उस पर हमारे यहाँ भी संगीत के अखाड़े थे। उन पंडितों को ये गुमान था कि हमसे ज़्यादा संगीत में कोई प्रवीण नहीं है। तो उन हमारे ससुराल वालों के साथ, ललिहारों के साथ, एक सौदान सिंह नाम के एक गायक थे, वो राजपूत थे, लेकिन वो गायकी में बहुत ऊंचे थे। अली बख्श गाते थे केवल, और अली बख्श को बहुत ऊंचे तरीके से गाते थे, बहुत रागात्मक तरीके से गाते थे। एक गीत में ही, आलाप में ही आप देखिए 10-10, 15-15 मिनट एक गीत उनका खत्म होता था। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे शास्त्रीय नहीं होता था, लेकिन वो उसको शास्त्रीय बना देते थे। तो वो अली बख्श का प्रभाव मेरे ऊपर था, और आप अंदाजा लगाइए, उनको गांव वालों ने रोका। फिर जब उन्होंने सुनाया, एक दिन पूरी रात हो गई और सुनते हुए मन नहीं भरा, तो कहा नहीं, कल हमारी तरफ से भोजन होगा, आप ठहरेंगे। दूसरे दिन उन्होंने ठहराया, फिर तीसरे दिन ठहराया, और लिहाजा 4-5 रोज में गए वापस। ये उस जमाने में ये सब चीज़ें थी, जो उस वक्त टेलीविज़न नहीं था और चीज़ें नहीं थी। लोग स्वयं पैसिव नहीं था, एक्टिव था। आदमी स्वयं क्रिएट करता था, स्वयं संगीत में भाग लेता था, स्वयं संगीत को जीता था। अब संगीत को पीता है, अब संगीत का भोग करता है। संगीत का भोग करने से दुनिया नहीं बदलती है। आप संगीत में स्वयं शामिल हों, स्वयं उसको क्रिएट करें। ये उस जमाने में था। पूरा गांव शामिल होकर के उसको क्रिएट कर देता था कई बार। यही रामलीला की बात है। रामलीला में धार्मिकता नहीं है केवल। हमारे लोग बहुत से मानते हैं कि रामलीला केवल धार्मिक चीज है। अरे धार्मिक तो है, ये भी हम भी मानते हैं, लेकिन धार्मिक के अलावा उसमें बहुत सांसारिक है। बहुत उसमें जो इलाका होता है, उसके जीवंत तत्व 15 दिन में रामलीलाएं होती हैं, तो उसका वो रामलीला में वो 15 दिन में वो बातें सब आ जाती हैं जो हम जिंदगी में देखते हैं। वो सब रामलीला के एक्टर जो हैं, जो इम्प्रोवाइज करके, जिसको हम नाटक में इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं, नाटक की, रामलीला की कोई एक थीम नहीं होती है, कोई एक किताब नहीं होती है। हर साल उसमें इम्प्रोवाइज करता है जो एक्टर होता है। अब ये एक्टर पर निर्भर करता है, कलाकार पर निर्भर करता है, चीज़ों को कैसे बदलता है। तो अली बख्श, और उससे मैं 2 उदाहरण दे करके बस अपनी बात समाप्त करता हूँ। दरअसल बहुत टाइम हो गया है, और वो भी ये कहेंगे, हाँ 4:30 तक ही उन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ। बहरहाल मैं रामलीला से पहले अली बख्श के ख्यालों से थोड़ा सा कहता हूँ। अली बख्श का सबसे बड़ा देखिए संगीत का ये है कि अली बख्श चाहे चौहान राजपूतों से रांगड़े मुसलमान हो गए थे। रांगड़े कहते हैं, जो राजपूत मुसलमान हो गए थे उनको रांगड़े कहते हैं। तो वो ये हो गए थे, और लेकिन जो परंपरा थी पहले से, जो संस्कृति थी, वो छूटी नहीं थी। धर्म बदल लिया था, लेकिन संस्कृति नहीं बदल पाए थे। संस्कृति वही थी जो पहले से चली आ रही है। उस संस्कृति में जोड़ा भी उन्होंने था, इस्लाम वाली कथाएं भी जोड़ी और हिंदू कथाएं भी जोड़ी। ये सब का वो शुरुआत वो गणेश वंदना से ही करते थे। अपने हर एक उसकी, मनाऊं मैं तो गौरी के नंद गणेश, मनाऊं मैं तो गौरी के नंद गणेश। अरे दे खेलन कारे उपदेश, मनाऊं मैं तो गौरी के नंद गणेश। ये गणेश मुझे एक्टिंग की शिक्षा दे रहे हैं। दे खेलन कारे उपदेश,
ये किसी ने नहीं कहा है गणेश से। मुझे एक्टिंग करने की, मुझे संगीत की शिक्षा देने, दे खेलन कारे उपदेश मनाऊं मैं तो गौरी के नंद गणेश। बाकी वही बातें हैं, माता जिनकी पार्वती हैं, कहियत पिता महेश, और गंगधार जिनके सिर सोहे, जानत सगरो देश मनाऊं मैं तो गौरी के नंद गणेश। और कहते हैं, मन में मूसा वाहन बस गए, मन में मूसा वाहन बस गए, गज गिरवर के बेस, और अली बख्श जाको सब जग जाने, अली बख्श जाको सब जग जाने, मिट जाए सकल कलेस मनाऊं मैं तो गौरी के नंद गणेश मनाऊं मैं तो। ये समूह गाता है, पूरी जो ख्याल की मंडली होती है सब मिलकर गाते हैं इसको, अकेला नहीं गाता कोई वहां। ये दें खेलन कारे उपदेश मनाऊं मैं तो गौरी के नंद गणेश। और एक बात और है कि सभी एक्टर नाचते हैं, जो नाचता नहीं है वो कलाकार नहीं हो सकता ख्यालों में। मैंने कुचामन के ख्याल भी देखे हैं मेड़ता सिटी में जाकर के, कुचामन ख्याल वहां भी हर कलाकार नाचता था। राजा भी, जो राजा बन गया है, रानियां बन गई हैं, पहले स्टेज पर आते और सबसे पहले वो नाचते सब मिल करके और गाते। ये आपको केवल लोक साहित्य में ही मिलेगा। ये आदिम जो स्वरूप है लोक नाट्य का, आदिम स्वरूप, जिसके बारे में भरत ने नाट्य शास्त्र में जिक्र किया है। आप देखिए भरत के नाट्य शास्त्र में 2 तरह के नाटक उन्होंने माने, नाट्य धर्मी और लोक धर्मी। और लोक धर्मी को बहुत महत्वपूर्ण नाटक माना। उस जमाने में लोक धर्मी जो नाटक हुआ करते होंगे, उनकी वजह से उन्होंने लोक धर्मी नाटक का भी बड़ा लंबा विवेचन किया है। नाट्य धर्मी जो परिष्कृत नाटक होता है, जो अभिजात्य नाटक होता है, उन्होंने उसकी चर्चा की है। लेकिन लोक धर्मी नाटक को इसीलिए लिया है, उस जमाने में, उस समय में 2-2.5 हजार साल पहले भी ये नाटक चला करते थे। इनकी अपनी एक ताकत है, खूबी है। और ये हमको ये नहीं कहते कि हिंदू मुसलमान एक हो जाओ, ये हो जाओ, ये कहते नहीं हैं। नाटक अपने आप करता रहता है। जब हम देख रहे हैं कि उसका नायक मुसलमान है और वो उसके मन में कोई भेदभाव ही नहीं है, तो वहां भेदभाव ही नहीं है। वो फसाना अजायब ख्याल भी करता है, वो गुल बकावली भी करता है, वो कृष्णलीला भी करता है, वही उसके मन में कोई भाव ही नहीं है। ये पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके मन में हमेशा द्वैत का भाव रहता है, क्योंकि वो रस को जानते हैं, जिंदगी के रस को जिन्होंने नहीं जाना है। हम साहित्य लिखते रहते हैं और जिंदगी का रस का पता ही नहीं कि जिंदगी का रस कहां से आता है। इस हिमालय में जो गंगाएं हैं वो कहां इकट्ठी हो रही हैं, उस जिंदगी के रस का हमको पता नहीं है। ये कलाकार जो होते हैं, लोक कलाकार, वो जिंदगी के रस को जानते हैं, इसलिए उनके संगीत में भी वो रस होता है। देखिए वो रेवाड़ी उनका केंद्र था, खास तौर से यहाँ अलवर के इलाके में। अलवर और दिल्ली के बीच में एक रेवाड़ी जगह है, बहुत बड़ी, हरियाणा की राठ का इलाका है। और चूंकि मुंडावर के रहने वाले थे, इसलिए वो मुंडावर के पास जो रेवाड़ी है वहाँ नाटक करते थे, खासतौर से ख्याल करते थे, तमाशा, ख्याल, तमाशा, स्वांग, इन सब शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया अपने ख्यालों के लिए। कहीं तमाशा कहते हैं, मैं तमाशा कर रहा हूँ, कहीं कहते हैं मैं स्वांग कर रहा हूँ, कहीं कहते हैं मैं ख्याल कर रहा हूँ, कहीं कहते हैं मैं खेल कर रहा हूँ। इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो घंटेश्वर महादेव का मंदिर आज भी बना हुआ है और उस पर उनका ये मांझ जिसको कहते हैं, वो मांझ वहां लिखा हुआ है। ये मांझ दरअसल चौबोला है, एक तरह से जैसे चौबोला नौटंकी में होता था, ऐसे ही उन्होंने भी क्षमा करें मांझ लिखा था। तो घंटेश्वर महादेव का एक मांझ है जिसको वो शुरू में गाते थे, गणेश वंदना के बाद उस मांझ को गाते थे, जब रेवाड़ी में खास तौर से करते थे। रेवाड़ी में ये घंटेश्वर घट में बसो और ये घंटन की घन घोर, और सुबह शाम दर्शन करें दास पहुँचते दौड़। ये दास पहुँचते दौड़
शोर मच रहा शहर के अंदर, और गुण गावत तिर गए तो गुरु गोरखनाथ मचंदर। और बने जोग की खान ज्ञान का कहिए आप समंदर, और शहर रेवाड़ी बीच में लो बना आपका मंदिर। नंद भारद्वाज जी का संकेत आ गया है कि समापन की ओर बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। बस मैं एक उदाहरण अब रामलीला का देता हूँ, और ये तो बहुत लंबी कहानी है, घंटे 2 घंटे की। अकेले रामलीला पर ही 2 घंटे हो सकता है। रामलीला में मैं खास तौर से रावण बना 30 साल तक, 1975 के बाद ही 2011 तक मैं बना। जब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो फिर मैंने गांव वालों से क्षमा मांगते हुए छोड़ा। उसकी कहानी है मैं कैसे आया, मुझे रावण कैसे ज़बरदस्ती बनाया गया। और रावण के लिए मैंने कहा मुझे संगीत तो आता नहीं है, हालांकि आता था, लेकिन मैंने कहा भाई पब्लिक में संगीत गाना बड़ा मुश्किल होता है। 10-5 हज़ार जब आदमी बैठा रहता है उनके बीच में गाना, और वो भी सुरताल से गाना, मतलब हारमोनियम बज रहा हो, ढोलक बज रही हो, नगारे बज रहे हों, सारंगी बज रही हो, तब उस समय गाना ताल से, और सुरताल बेसुरताल हुए गांव वाले फिर आपको वो करने लगते हैं। तो एक हरिद्वारी लाल अग्रवाल थे, उन्होंने कहा मैं सिखाऊंगा आपको, वो बाजे के मास्टर थे, उन्हें मैं सिखाऊंगा, लेकिन बनना आपको ही पड़ेगा। आगे हालांकि मैंने सीखा, मैं बना। और राधे श्याम रामायण तो हम लोग गाते ही थे, राधे श्याम रामायण का सहारा लेते थे। शूर्पणखा आती है तो जब नाक कान काट लेते हैं राम लक्ष्मण उनके, तो शूर्पणखा रोती हुई रावण के दरबार में आती है। तो वो कहते हैं, तो शूर्पणखा बार बार चिल्लाते हुए रोती हुई कहती है, ये सब जानते हैं। और राधेश्याम जी ने अपनी रामायण में इसको बहुत विस्तार से और अच्छी तरह से लिखा है। वो संवाद है छोटा। तो रावण पूछता है भाई तू वहाँ गई क्यों, तू क्यों गई है, क्यों गई वहाँ तू शूर्पणखे, और क्या मतलब था तेरा जाने का, कुछ भी तो कारण होगा ही तपस्वियों से नाक कटाने का। तो शूर्पणखा कहती है मैं सैर करन को गई वहाँ, उन तपस्वियों से मिलना चाहा, और इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। और शूर्पणखा ने बना के कहा कि जब मैंने तेरा नाम लिया तो सुनते ही उन्होंने दी गाली, और फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। अब मेरी नाक गई सो गई, अपनी नाक बचा लो तुम, जग में अगर ऊंचा नाम नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। इस तरह से उत्तेजित करती है शूर्पणखा। रावण पूछता है, रावण कहता है नारी की नाक काटने में, ये राधेश्याम जी की अपनी उपज है, अपनी बुद्धि की उपज है। नारी की नाक काटने में होती है नाक नहीं ऊंची, और अबला पर हाथ उठाने में उठती है धाक नहीं ऊंची। औरत की नाक काटने में ये कोई बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, कि वो काटें नाक कान तेरे और जिंदा रहें जमाने में, और टूटें ये 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। दरअसल ये बहुत बड़ा संवाद है, और सारे पात्रों का ही फिर मुझे याद हो गया था। शूर्पणखा का क्या है, सीता का क्या है, रावण का क्या है, मारीच का क्या है, वो सारे संवाद एक दूसरे पात्र को याद हो जाते हैं। और वहाँ अभिनय का मतलब गाना ही है। देखिए लोकनाट्य में अभिनय वैसे नहीं होता है जैसे परिष्कृत और परिमार्जित नाटकों में होता है, वहाँ गाना ही नाटक है। अगर आपको गाना नहीं आता है तो आप सफल लोक कलाकार नहीं बन सकते, इसे बहुत जरूरी था। और वो जो भजन उन्होंने सिखाया आखिर में वो है, उसमें मैं समापन करता हूँ। आपको धन्यवाद देते हुए, राजस्थान फोरम को धन्यवाद देते हुए, सर्वेश भट्ट जी को खास तौर से, अमृता जी को और नंद भारद्वाज जी को और अशोक राही जी को, और आप सभी को जो देख रहे हैं, जो मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ इस भजन के साथ। ये जो भजन मुझे सिखाया और जिसकी वजह से मुझे रावण के मैदान में उतारा, जो पब्लिकली गाना पड़ता है और मंच के बजाय वो नीचे उतर के गाना पड़ता है, दर्शकों में से गुजरते हुए गाना पड़ता है, जिसका मुझे डर लग रहा था। भज रे मन, साधु के वेश में है, खरताल हाथ में है, वीणा हाथ में है, वेश छुपा रखा है रावण ने, साधु बनकर आ गया है। भज रे मन रैन दिवस हरि नाम, भज रे मन रैन दिवस हरि नाम। झूठी माया
के झगड़ों में मूर्ख क्यों भरमाया, झूठी माया के झगड़ों में मूर्ख क्यों भरमाया। इस चंचल काया का सुख है बादल जैसी छाया, इस चंचल काया का सुख है बादल जैसी छाया रे। घड़ी पल का आराम भज रे मन, रैन दिवस हरि नाम। भज रे मन, रैन दिवस हरि नाम। अंत समय में काम न आए कोई बंधु भ्राता, अंत समय में काम न आए कोई बंधु भ्राता। जैसे कोरोना में कहाँ है, कोरोना में न धन आया, न बंधु भ्राता आए, न परिवार आया। तो एक तरह से ये विराग पैदा करना, इसलिए एक रागात्मकता सही होनी चाहिए। तो कहता है कि अंत समय में काम न आए कोई बंधु भ्राता, सारा ठाठ पड़ा रह जाता हंस अकेला जाता। अरे परमेश्वर आता काम, परमेश्वर आता काम। भज रे मन, रैन दिवस हरि नाम। भज रे मन, रैन दिवस हरि नाम। धन्यवाद बहुत बहुत आपको, आपका बहुत समय लिया। और राजस्थान फोरम से क्षमा चाहते हुए कि शायद 4:30 बजे ही ख़त्म होना था, 5 मिनट देर से शुरू हुआ, लेकिन ये समय हो गया। मैं भी समय, मुझे तो नंद भारद्वाज जी ने याद दिलाया जब मुझे ध्यान आया, अरे बहुत हो गया है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।